नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आज इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे वायु परिवहन के बारे पे। ओके। तो मैं एक कॉपीराइट डिस्क्लेमर दे दूँ, ये पूरी पीडीएफ विजन आईएएस के द्वारा बनाई गई है। मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इसका यूज मैं यहाँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहा हूँ। तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस पीडीएफ का जो पूरा क्रेडिट है विजन आईएएस को जाता है। तो मैं चाहूँगा विजन आईएएस वाले इसमें किसी भी प्रकार की कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम ना दें। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं वायु परिवहन के बारे पे। तो आपने सुना होगा वायु परिवहन के बारे पे, तो कभी सोचा है कि भारत में पहली बार वायु परिवहन कब शुरू किया गया था? तो भारत में जो पहला वायु परिवहन है 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच प्रारंभ किया गया था। अब जो भारत में जितना सारा वायु परिवहन किया जाता है, इसे कोई ना कोई बॉडी कंट्रोल तो करती होगी। तो ये नागरिक उन्नयन मंत्रालय के अधीन एक संगठनात्मक ढांचा है ना। एक प्रकार का संगठन है जिसमें नागरिक उन्नयन महानिर्देशालय शामिल होता है। ये भारत के लिए विमान परिवहन सेवाओं के लिए विनिमय और नागरिक उन्नयन से संबंधित विनियमन, विमान सुरक्षा और उड़ने योग्य मानदंडों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद जो दूसरा संगठन आता है वह है नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो का। इसमें भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई पन्तनों पर सिविल फ्लाइट या नागर विमान की सुरक्षा से संबंधित मानदंड और उपायों को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है। तीसरे नंबर पे आता है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनिमय प्राधिकरण। ये सीमा शुल्क का विनियमन सेवा प्रदान करने के लिए अन्य विमानपत्तनों यानी एयरपोर्ट्स पर शुल्कों या प्रभार का निर्धारण और ऐसे विमानपत्तनों के प्रदर्शन मानदंडों की निगरानी के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद बातें करें तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ये विमानपत्तनों के एकीकृत विकास, विस्तार और परिचालन संबंधी तथा टर्मिनल और कार्गो संबंधी सुविधाओं में तेजी लाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके बाद है एयर इंडिया लिमिटेड। यह भारत की प्रीमियर विमानन सेवा है। यह भारत के व्यापक क्षेत्र में उड़ान सेवा प्रदान करती है। हाल ही में इसका भी निजीकरण किया गया है। ये यूपीएससी के पर्सपेक्ट से इम्पोर्टेंट हो सकता है। यूपीएससी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का या किस संगठन का निजीकरण किया गया है। ओके। अगला है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। यह तेल क्षेत्र को इसके अपतटीय यानी अपशोर खनन अन्वेषण के लिए हेलीकॉप्टर सहायता सेवाएं दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है। इसके साथ ही यह यात्रा और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। तो जो हम बात कर रहे थे नागरिक उन्नयन मंत्रालय के अधीन एक संगठनात्मक ढांचा है। तो ये जो संगठन है ना, ये यही सारे हैं: नागरिक उन्नयन महानिदेशालय, नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनिमय प्राधिकरण और नागरिक विमानपत्तन प्राधिकरण, एयर इंडिया लिमिटेड, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड का। इसके बाद यहाँ कुछ मैप्स दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि टॉप 10 ग्रोथ एयरपोर्ट पैसेंजर जिसमें हैंडल होते, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की आवाजाही होती है। ये है दुनिया की सबसे बड़े एयरपोर्ट्स। और इसके बाद बात करते हैं कि ये जो टॉप 10 ग्रोथ एयरपोर्ट कार्गो हैंडल, यानी कि ये वो 10 टॉप एयरपोर्ट है जहाँ से बड़ी व्यापक मात्रा में सामान का, गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके बाद आपने सुना होगा पाइपलाइन परिवहन के बारे पे। ये कहीं कहीं ना कहीं सुनने को आता है ना कि यहाँ से आप अरब कंट्री में तेल भेजेंगे, अरब कंट्री वाले पाइपलाइन से क्या भेजेंगे, तेल भेजेंगे। भारत पानी भेजेगा, अरब कंट्री वाले तेल भेजेंगे। तो कुछ ऐसी अफवाहें आपने सुनी होंगी वीडियोस में, सोशल मीडिया पे। पाइपलाइन परिवहन के बारे में देखते हैं। पहले ये देखते हैं ये उपयोगी क्यों है। तो सबसे पहले शहरों, फैक्ट्रियों आदि में जल की आपूर्ति के लिए, तरल पदार्थों मुख्य रूप से पेट्रोलियम और उनके उत्पाद प्राकृतिक गैस, गारा यानी स्लेरी, लौह अयस्क और यहाँ तक कि दूध का परिवहन करने के लिए ये जरूरी होता है।
लाभ की बात की जाए तो इसका परिवहन सस्ता है। अगर हम एक बार इसको किसी भी दो कंट्रियों के बीच अच्छे तरीके से स्टेब्लिश कर देंगे तो उसमें दोबारा फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही यहाँ जो ट्रांसपोर्ट में खर्च आता है कि मान लो अगर हम टैंकर्स के थ्रू भिजवा रहे हैं तो टैंकर्स में क्या होगा, टैंकर्स में ट्रक चलेगा, मेंटेनेंस खर्च, फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल खर्च, एक टैंकर को एक लेबर चलाएगा तो उसका खर्च। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। किन्हीं दो शहर को बीच में हम कनेक्टेड कर सकते हैं, बीच में उसके लिए कोई एक स्पॉट बना सकते हैं जहाँ से उसका मेंटेनेंस किया जाए। इजी तरीके से इसका परिवहन क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। इसके रख रखाव संबंधी में क्या कम खर्च आ गया, यानी एक बार ये बन गया है ना, तो उसमें किसी प्रकार की मेंटेनेंस की आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। इसके अलावा ये होता है कि जो दुर्गम क्षेत्र होते हैं, दुर्गम ढाल या पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, वहाँ इसे आसानी से संतुलित किया जा सकता है। मौसम संबंधी जो परिस्थितियां होगी ना, उसमें इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का एक स्थायी निर्माण हो जाएगा। याद होगा आपको इकोनॉमी का द्वितीय क्षेत्र, जिसमें एक निर्माण होता है, विनिर्माण होता है ना। तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, निर्माण, यानी हम जहाँ पे इसको बनाएंगे वहीं हम इसका उपयोग कर रहे होंगे। अब कोई भी वस्तु या कोई भी आइडिया मार्केट पे अगर आता है तो उसके उपयोग भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ लिमिटेशन होते हैं। हम उन लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें लचीलेपन का अभाव होगा, यानी कि स्थिति के अनुसार इसे नहीं बदला जा सकता। अगर हम एक बार इसको अगर किसी भी जगह पे इस्टेब्लिश कर देंगे तो बाद में हम उसकी क्षमता नहीं बढ़ा सकते। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम 1 मिनट पे 1000 लीटर पानी क्या करा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गुजार रहे हैं, तो भविष्य में जब हमारी क्षमताएं विकसित होंगी तो हम इसमें 1000 लीटर से ज़्यादा पानी को पर मिनट में नहीं गुजार सकते। क्षमता उसकी एक ही, मतलब 1000 लीटर ही रहेगी। इसके बाद अगर इसमें लीकेज जैसी कहीं समस्या आ गई तो पहली बात, लीकेज पता करना मुश्किल है, क्योंकि ये पाइपलाइन कहीं से बिछाई जा सकती है, जंगल, पर्वत, पहाड़, नदी, मैदान, कहीं से भी। तो कुछ ऐसा सिस्टम होगा ये। अब भारत में अगर पाइपलाइनों की बात करें तो जो भारत में मुख्यतः भी 6 पाइपलाइनें सबसे ज़्यादा फेमस है, जिनमें है नहर काटिया नून-माती वैरोनी पाइपलाइन है। इसमें नहर काटिया आयल फील्ड से लेकर नून-माती तक का कानपुर तक ये विस्तृत है। इसके बाद मुंबई हाई, मुंबई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, ये मुंबई हाई और गुजरात के साथ साथ कोयली स्थित तेल रिफाइनरी है। इसके बाद बात आती है सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन। ये बिराम ग्राम से होते हुए गुजरात के सलाह से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा तक है। इसके बाद आता है हाजरा विजयपुर यानी जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये महाराष्ट्र के हाजीपुर से लेकर मध्य प्रदेश के विजयपुर और उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक फैला है। इसके बाद बात करते हैं जामनानगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश होते हुए गुजरात से जामनानगर से लेकर दिल्ली के पास लोनी उत्तर प्रदेश तक फैला है। इसके बाद है कंडाला भाटिया पाइपलाइन। ये कच्चे तेल क्रूड ऑयल का भटिंडा की प्रस्तावित रिहामरी पाइपलाइन है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइनें हैं जिसको आप देख सकते हो, और वीडियो पॉज कर लेना और लिंक पे जाकर आप इस पीपीटी को डाउनलोड कर लेना। ओके, बाकी वीडियो आपको जैसी भी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये चूँकि एक रिवीजन है, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़े होंगे। सो आगामी कुछ दिन बाद प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है, तो फटाफट वीडियो को देख के अपना रिवीजन कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।